नमस्कार साथियों, मैं हूं विजय और आज की इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है अंता। साथियों, अंता राजस्थान के 12 जिले का सबसे बड़ा शहर है। 12 जिले का सबसे बड़ा शहर अंता, जो कि आजकल इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि वहां पर सभी पार्टियों के दल एकत्रित हो चुके हैं। अब वहां पर सभी पार्टियों के दल एकत्रित क्यों हो चुके हैं? क्योंकि वहां पर उपचुनाव चल रहे हैं। इस उपचुनाव में सभी पार्टियों के दल एक क्यों हुए हैं, यह सवाल सबसे बड़ा है। एक सीट के पीछे सभी पार्टियों के दल, सारी पार्टियों का अब नाक का सवाल बन चुका है अंता का ये उपचुनाव। वहां पर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं? वहां पर उपचुनाव किस कारण हो रहे हैं? दोस्तों, मैं थोड़ा पीछे की समय में आपको लेकर जाने जा रहा हूं। वहां पर 4 बार चुनाव हो चुके हैं और जो इस बार का चुनाव है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह अंता विधानसभा क्षेत्र में आता है। दोस्तों, जो अंता में पहले कंवरलाल मीणा थे बीजेपी पार्टी की तरफ से, उनको अब निलंबित घोषित कर दिया गया है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वहां पर जब पहले उन्होंने जीत दर्ज की थी, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया उनकी अपोजिट में थे, उनको उन्होंने हराया, जो कि ज्यादा डिस्टेंस नहीं था। 5861 वोटों से उन्होंने प्रमोद जैन भाया को हराया और कंवरलाल मीणा की वहां सरकार बनी, बीजेपी पार्टी की सरकार बनी। अब उनको क्यों अयोग्य घोषित किया गया है सरकार के द्वारा? क्योंकि उन्होंने किसी वरिष्ठ को बंदूक दिखाई थी, बंदूक तान के खड़े हो गए थे। अब उस पर कई सवाल उठे और केस हुए, उनकी सरकार को अयोग्य घोषित कर दिया गया, कंवरलाल मीणा को अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब उपचुनाव हो रहे हैं, अब वहां की सीट खाली है, सीट रिक्त पड़ी हुई है। अब उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चाओं में है नरेश मीणा, जो कि उपचुनाव में एक बड़ा चेहरा सामने नजर आ रहा है। और बात कहूं दूसरी ओर कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जो कि फिर से प्रमोद जैन भाया के रूप में आए हैं। दोस्तों, यहां करीब 4 बार चुनाव हो चुके हैं अंता में, 4 बार। एक तो हुआ 2008 में, जब पहली बार किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की। 2008 में प्रमोद जैन भाया को उन्होंने लाया और बढ़िया तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, निचले स्तर पर उन्होंने अच्छा काम दिखाया और अपनी सरकार बनाई। दूसरा 2013 में बीजेपी ने अपना एक नया चेहरा सामने लाया और बीजेपी सरकार निचले स्तर पर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया और अपनी सरकार बनाई। दोनों ने एक एक बार अपने अपोजिट में बराबरी की हासिल की थी। वहीं फिर प्रमोद जैन भाया ने वापसी की और बड़े पैमाने पर जीत हासिल की। बीजेपी को फिर से उन्होंने चुनौती दी थी। बीजेपी ने फिर एक नया चेहरा सामने आया, एक नया चेहरा उभर कर आया, कंवरलाल मीणा, और फिर उन्होंने 2023 में अपनी सरकार बनाई। 2018 में प्रमोद जैन भाया आए और फिर 2023 में कंवरलाल मीणा। अब कंवरलाल मीणा पर काफी केस हो चुके थे, क्योंकि वो 20 साल पुराना मुद्दा था कि उन्होंने किसी पर बंदूक तान दी। इतने बड़े ओहदे पर हो आप और ऐसे केस हैं आप पर, तो सरकार ने उस सीट को रिक्त कर दिया, उनको अयोग्य घोषित कर दिया। अब वहां पर उपचुनाव है, तो अब समझते हैं इस चीज को कि उपचुनाव में किसकी क्या भूमिका है, किसका क्या रोल है और कौन इस रेस में शामिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं अब उपचुनाव के उम्मीदवारों की। उम्मीदवार की लिस्ट में इस बागडोर में सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं नरेश मीणा। नरेश मीणा कौन है? तो जानते हैं नरेश मीणा को, उठाते हैं इतिहास बाल की खाल के साथ। नरेश मीणा का इतिहास में चुनावी स्तर अपने हिसाब से काफी उच्च लेवल का है, ऊंचे लेवल का है। वो सोचते नहीं है कि क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा,
बस ओनली जवाब पर जवाब देना जानते हैं। हर सवाल का जवाब मिलता है नरेश मीणा के पास। तो नरेश मीणा ने पहला जो चुनाव लड़ा छबड़ा से, अब वहां पर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन उन्होंने फॉर्म वापस ले लिया और खुद स्वतंत्र लड़े। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो स्वतंत्र लड़े। अब बात करते हैं दूसरे चुनाव की, जो कि उन्होंने लड़ा 2024 में। उन्होंने देवली उन्यारा से दूसरा चुनाव लड़ा और वो भी स्वतंत्र। वहां पर भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वतंत्र ही अपना नामांकन करवाया। वहां पर कांग्रेस द्वारा उनको सपोर्ट मिला था, लेकिन वो बैकफुट चले गए और खुद स्वतंत्र लड़े। और इस बार 2025 में अंता चुनाव हो रहा है, तो तीसरा चुनाव फिर लड़ रहे हैं और नामांकन के लिए उन्होंने राहुल गांधी को खुद के लिए स्वयं बताया कि मुझे आगे से कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया जाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई और वो स्वयं खुद ही लड़ने मैदान में उतर गए। अब मैदान में जब उतरे हैं तो उन्होंने एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अगर इस बार कांग्रेस की तरफ से अगर उन्हें ऑप्शन नहीं मिला तो वो फिर मुड़कर कभी भी कांग्रेस की तरफ नहीं जाएंगे। ये उनका आखिरी फैसला बताया था उन्होंने। ये वीडियो काफी चर्चाओं में है और इस बार कांग्रेस के अपोजिट में भी और बीजेपी के अपोजिट में भी वो खड़े हो चुके हैं, फिर से तीसरी बार स्वतंत्र। दोस्तों, अब आगे चलते हैं। नरेश मीणा ने फिर अपना स्वतंत्र ही नामांकन करवाया, जो कि 14 अक्टूबर, इसी 14 अक्टूबर को उन्होंने नामांकन करवाया। सभी से उन्होंने वीडियो पे पहले अपने जितने भी जनता सपोर्टर्स थे उनको वीडियो पर बताया कि दोस्तों 14 तारीख को मैं एक रैली के साथ नामांकन करवाना चाहता हूं और सभी अपनी उपस्थिति जरूर करवाएं। उन्हें सुबह ये वीडियो बनाया और वायरल होते होते शाम तक सभी तक ये वीडियो पहुंच चुकी और 14 तारीख को उनका जो जन सैलाब आया वो सब देखकर दंग रह गए। कांग्रेस के हक्के बक्के उड़ गए। बीजेपी के पास कोई सवाल अभी तक आया भी नहीं है, बीजेपी एकदम चुप्पी साधे हुए है। ऐसी भीड़ उमड़ी, सवालों के घेरे में आ चुकी है अब कांग्रेस। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी भीड़ एक चेहरे के पीछे कैसे आ सकती है? इतना बड़ा चेहरा नरेश मीणा, कई बड़े बड़े नेताओं के पास उस सवाल का जवाब नहीं था कि वो भीड़ कैसे आ चुकी है, जबकि उनके पास इतने ऑप्शंस नहीं थे। उन्होंने पहले दरख्वास्त की थी राहुल गांधी से कि मुझे आगे से टिकट दे, आगे से अपॉर्चुनिटी दे, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अब अशोक गहलोत ने खुद का प्रमोद जैन भाया को टिकट दे दिया। नरेश मीणा जो कि एक स्वतंत्र नेता के तौर पर अभी खड़े हुए हैं, एक बागी के तौर पर खड़े हुए हैं, उन पर अब लोगों की नजरें टिकी हुई है। काफी चर्चाओं में वो हैं और काफी ख्याति उन्होंने बटोरी है। अब बात करें बाल के खाल की, तो दोस्तों उन पर भी काफी केस है। उन पर करीब 25 केस दर्ज हुए हैं। 25 केस और 20 साल पुराने मुद्दे पर उन पर एक केस भी है, जो कि सरकारी कामकाज को रोकने पर उन्होंने रुकावट करी थी। और सबसे बड़ी चर्चाओं में रही उनकी ये बात कि वो एसडीएम को थप्पड़ मारे थे। ये बात पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे इंडिया में इस बात की चर्चाएं हुई थी। एसडीएम को थप्पड़ मारना कोई हलवा है क्या? एसडीएम को थप्पड़ मार दिया आपने, फिर आपके ऊपर केस हुए, आपके ऊपर 25 केस है सर। ये बात तो हुई बाल के खाल की। उन पर कम से कम 15 एफआईआर भी दर्ज हुई है और एक दोषी सिद्धि लिखी हुई भी है। तो ये तो था नरेश मीणा का केस। अब बात करते हैं दूसरी ओर प्रमोद जैन भाया की, जो कि एक बड़ा
चेहरा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रमोद जैन भाया, क्या इस बार उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो एक ओहदा मिला है, क्या वो उस पर खड़े हो पाएंगे? अशोक गहलोत सामने तो नहीं है, लेकिन पीछे से उन्होंने फुल सपोर्ट किया है प्रमोद जैन भाया को। बैकग्राउंड सपोर्ट है अशोक गहलोत। ये सूत्रों के हवाले पता चला है दोस्तों। देखो, सब कुछ सामने नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो सामने आ रही हैं मीडिया के थ्रू, वो यही है कि गवर्नमेंट में बैक जो सपोर्ट लगाया जा रहा है वो अशोक गहलोत का लगाया जा रहा है, और जो टिकट बांटी जा रही है वो डोडासरा के थ्रू और सुखजिंदर के थ्रू बांटी जा रही है। दोस्तों, प्रमोद जैन भाया की मैं बात कर रहा हूं। प्रमोद जैन भाया 5 बार विधायक रह चुके हैं। अब 5 बार में उन्हें सबसे पहला, जब पहली बार चुनाव लड़े तो वो 2003 में विजेता घोषित हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और वो भी अंता में। दूसरा, मैं बात करता हूं 2008 की, फिर से उनकी सरकार बनी और वह वहां से भी विजेता हुए अंता से। तीसरा, 2013, वहां से वो अपराजित हुए, हार मिली। 2013 में वो अपनी सरकार नहीं बना पाए। फिर बात करता हूं चौथी, 2018 में उन्हें फिर से कमबैक किया और 2018 में विजेता घोषित से सबके सामने वापस आए कि मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। 5 में से 1 हार, और फिर 2023 में फिर से आए और फिर से बागडोर में विजेता बनकर आए। अब बात करता हूं, उन्होंने 15 अक्टूबर को, यानी कि एक दिन बाद, नरेश मीणा के एक दिन बाद 14 अक्टूबर को उन्होंने रैली की नामांकन कराया। 15 अक्टूबर को खुद प्रमोद जैन भाया ने रैली की। उस रैली में खुद वरिष्ठ नेता कांग्रेस के सभी शामिल हो गए और सभी दिग्गज। अब उसमें कौन कौन आया वो मैं आपको बता देता हूं। अशोक गहलोत पहला, दूसरा सचिन पायलट जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री है कांग्रेस के, तीसरे हैं गोविंद सिंह डोडासरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, चौथा सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि दिवाला है, प्रभारी हैं कांग्रेस के, और भंवर जितेंद्र सिंह जो पूर्व सांसद हैं और कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं। और 5वें से अब मैं आता हूं छठे नंबर पे। छठे नंबर पे कौन शामिल होता है? टीकाराम जूली जो कि कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। टीकाराम जूली विधानसभा के विपक्षी नेता भी हैं। टीकाराम जूली, ये इतने बड़े बड़े चेहरे क्यों सामने आ रहे हैं? क्या प्रमोद जैन भाया के पीछे कोई जनता क्यों नहीं दिखाई दे रही? इतने बड़े बड़े नेताओं को क्यों बुलाया उन्होंने? जब उन्हीं को वोट चाहिए, जनता के सामने जाकर निचले स्तर पर अगर वो कुछ कराएं तो जनता का समर्थन क्यों नहीं मिलेगा? क्यों भीड़ नहीं हो रही है? इतना सवाल क्यों उठ रहे हैं? इतने बड़े बड़े चेहरों को आप सामने क्यों लाए हो? आप में एबिलिटी है, आप इतने लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, आप पहले भी वहां से विजेता हैं, तो आपके पीछे इतनी भीड़ क्यों नहीं है? नरेश मीणा के पीछे इतनी भीड़ क्यों है? क्या कांग्रेस डर चुकी है नरेश मीणा के इस भीड़ से? एक सवाल हमारा भी। दोस्तों, बात करते हैं बाल के खाल की। प्रमोद जैन भाया पर भी केस है। चुनावी हलफनामे 2023 में उन पर 3 से 4 केस आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रमोद जैन भाया पर इतने केस इसलिए हैं क्योंकि वह मीडिया के थ्रू जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्हों पर जमीनों पर कब्जा, जमीनों का लेन देन, इन पर ज्यादा केस है जो कि नरेश मीणा की तुलना में काफी कम है। दोस्तों, अब बात करते हैं, ये तो हो गई कांग्रेस की और नरेश मीणा की जो कि बाकी खड़े हुए हैं। अब बात करता हूं तीसरी पार्टी बीजेपी की। बीजेपी हमेशा कुछ नया सोचती है, रुककर फैसला लेती है।
और हमेशा सबको दंग कर देती है, सबको हैरान कर देती है। बीजेपी में ऐसा क्या चलता है जो किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को बताया नहीं जाता, और पार्टी के बड़े नेताओं ने जो फैसले लेते हैं, बड़े नेता जो फैसले लेते हैं, वो किसी को भी दर्शाए नहीं जाते। मीटिंग भी ऐसे लेवल पे होती है जो बड़े पैमाने पर होती है, सबको दिखाया जाता है कि मीटिंग हो रही है, लेकिन उस मीटिंग की कानो खान किसी को भी खबर नहीं होती। अब जो तीसरा उम्मीदवार है वो वसुंधरा राजे पे था कि वो बताएंगे, लेकिन उन्होंने भी बैकफुट इस्तेमाल करते हुए भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पर छोड़ दिया है, जो कि वसुंधरा राजे पर छोड़ देते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे ने भी क्या किया, इस बार बैकफुट इस्तेमाल किया कि आप कर लो, मैं ध्यान नहीं दे रही। लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे फिर लौटी और उन्होंने एक मीटिंग करवाई भजनलाल शर्मा और मदन राठौर के साथ मिलकर। हाई लेवल की मीटिंग हुई जो कि अभी बीच में कुछ दिन पहले हुई है। उस मीटिंग में कुछ नाम सामने आए। अब मैं उस नाम को आपको बता देता हूं। पहला नाम है नंदलाल सुमन। नंदलाल सुमन का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। दूसरा नाम है मोरपाल, जो भी सुर्खियों में है। तीसरा नाम है प्रखर कौशल, और चौथा नाम है आनंद गर्ग। पांचवा नाम है रामेश्वर खंडेलवाल। छठा नाम है विष्णु गौतम, और सातवां नाम है प्रभुलाल सैनी, जो ये भी सुर्खियों में बना हुआ है नाम। और इसी दौड़ में कंवरलाल मीणा की भी वाइफ सुर्खियों में है, वो भी अपनी दिलचस्पी दिखा रही है। तो क्या बीजेपी इस बार इन नामों में से किसी एक नाम को उतारेगी, या फिर बीजेपी फिर से कोई नया सरप्राइज देगी? तो दोस्तों, ऐसी वीडियो के साथ बने रहे मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।